हेलो हाय गाइस। गुड कि अपन एक्सरसाइज 5 के एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने कल की क्लास में 17 एग्जाम्पल अब हमने क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। देखो हमें क्या देखा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग 4n - n स्क्वायर है तो पहला पद क्या है, पहले दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, दसवें और nवें पद ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें क्या दे रखा है, n पदों का योग दे रखा है हमें किसी समांतर श्रेणी में, और n पदों का योग हमारे पास क्या होता है, s है। कितना दे रखा है, 4n - n स्क्वायर। अब यहां से हमें ज्ञात क्या क्या करना है, पहला पद क्या होगा, और पहला पद हमारे पास क्या होता है, a1 प्रथम पद हमें ज्ञात करना है। दो पदों का योग क्या है, दो पदों का योगफल हमारे पास क्या होता है, s2। दो पदों का योग हमें ये ज्ञात करना है। दूसरा पद क्या है, और दूसरा पद हमारे पास क्या होता है, a2, ये हमें ज्ञात करना है। इसी प्रकार से तीसरा और दसवें और nवें पद क्या होंगे, तीसरा पद हमारे पास क्या होगा, a3 ज्ञात करना है, और दसवां पद a10 हमारे पास क्या होगा, ये ज्ञात करना है। इसी प्रकार से nवें पद an हमें ज्ञात करना है। ये सब वैल्यू हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, जबकि हमें क्या करना है, समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल। अब यहां से जैसे अपन n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, s1 प्रथम पद का योग, प्रथम पदों का योग। s2 रखेंगे तो क्या आएगा, दो पदों का योग। 3 रखेंगे तो तीन पदों का योग। 4 रखेंगे तो चार पदों का योग। मतलब यहाँ पे जैसे हमने 11 रख दिया तो s11 पदों तक का योगफल। तो यहाँ पे अपन n की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, s1 = 4 × 1 - 1 का होल स्क्वायर। 4 1 जा 4 -1 करेंगे 3। s1 हमारे पास कितना है, 3। और ये s1 ही हमारे पास क्या होता है, a1। क्या होता है, a1। तो हमारे पास प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद a1 हमारे पास कितना हो गया, 3। a1 हमारे पास कितना हो गया, यहां से 3। अब हमें ज्ञात क्या करना है, दो पदों का योग। अब देखो दो पदों का योग ज्ञात करते हैं अपन, जैसे हमें समांतर श्रेणी दे रखी है 3 4 5। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, दो पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो दो पदों में क्या होगा, a1 भी शामिल होगा और a2 भी क्या होगा, हमारे पास शामिल होगा। मतलब s2 की वैल्यू अपन ज्ञात करें तो a1 प्लस क्या होगा, a2। अपन s3 ज्ञात करें तो हमारे पास a1 प्लस a2 प्लस a3। इनमें क्या होगा, s3 में तीनों पद क्या होंगे, शामिल होंगे। तो यहां से देखो हमें ज्ञात क्या करना है, s2 हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे n की वैल्यू अपन क्या रखेंगे, 2। तो s2 इक्वल क्या होगा, 4 × 2 - 2 का होल स्क्वायर। 4 2 जा 8 -2 का वर्ग करेंगे 4। अब मैंने क्या कहा था, यदि अपन दूसरा पद याद करें a2 तो देखो s2 में हमारे पास क्या क्या शामिल होगा, s2 में a1 प्लस क्या होगा, a2। हमें वैल्यू क्या ज्ञात करनी है, यहां से a2 की। तो a2 हमारे पास क्या हो जाएगा, s2 - a1। s2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 -a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 1। a2 हमारे पास कितना हो गया, यहां से 1। अब हमारे पास प्रथम पद हो गया s2, दो पदों का योगफल हमारे पास हो गया कितना है, दो पदों का योगफल हमारे पास 4। a2 हमारे पास कितना हो गया, 1। अब हमें ज्ञात क्या करना है, a3 ज्ञात करना है। a3 हमारे पास होता क्या है, अपन दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। या तो अपन बोल सकते हैं a + 2d। यहां से सबसे पहले अपन साधारणतः ज्ञात कर लेंगे तो क्या होता है, a2 - a1। 1 माइनस कितना हो जाएगा, यहां से 3 माइनस की 2। हमारे पास साधारणतः कितना है, -2। a3 हमारे पास क्या होता है, a + 2d। इससे भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें a3 ज्ञात करना है तो अपन इसके अकॉर्डिंग भी ज्ञात कर सकते हैं। a3 में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू शामिल होगी, सॉरी
यहाँ से ज्ञात करें S3 के अकॉर्डिंग ज्ञात करें तो क्या होगा A1 प्लस A2 प्लस A3। सबसे पहले यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखेंगे, S3 का मान निकालेंगे और इसके अकॉर्डिंग भी अपन A3 की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। A1 की वैल्यू है, A2 की वैल्यू है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे यहाँ से पक्षांतर, तो भी हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी A3 की। और अपन जानते हैं कि A3 हमारे पास क्या होता है A प्लस 2B, तो A3 की वैल्यू अपन ज्ञात करते हैं। A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू हमारे पास -2, 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 2 जा 4 -1। अब हमें ज्ञात क्या करना है, A3 हमारे पास हो गया, A10 ज्ञात करना है। A10 हमारे पास क्या होता है A प्लस 9D। A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 प्लस 9 इंटू D की वैल्यू -2, 3 प्लस माइनस क्या होगा माइनस और 9 2 जा 18, माइनस करेंगे तो माइनस के 15। इसी प्रकार से हमें क्या याद करना है n वापस n, तो a n के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू d। a n हमारे पास क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस इंटू n माइनस 1, d की वैल्यू हमारे पास -2। यहां से अपन सोल्व करेंगे तो a n हमारे पास क्या हो जाएगा 3 प्लस, अब यहां से -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को n से करेंगे तो माइनस के 2n और फिर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास माइनस के 2n। अब -2 को -1 से करेंगे तो माइनस माइनस हमारे पास क्या होगा प्लस, और प्लस से करेंगे तो हमारे पास क्या होगा +2, तो an हमारे पास क्या होगा 5 - 2n, और हमें क्या करना था यही ज्ञात करना था। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है। यदि हमें n पदों का योगफल दे रखा है तो अपन क्या कर लेंगे, सबसे पहले क्या कर लेंगे S1 ज्ञात कर लेंगे, S2 ज्ञात कर लेंगे, S3 ज्ञात कर लेंगे। इन सब के अकॉर्डिंग अपन क्या कर लेंगे A1 A2 और A3 की वैल्यू अपन ज्ञात कर लेंगे। और यदि फिर भी देखो हमारे पास SAN किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना हो और योगफल दे रखा हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है SN माइनस SN माइनस 1। इसके अकॉर्डिंग भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखो क्या होता है, हमें 11वां पद ज्ञात करना है तो A11 हमारे पास क्या हो जाएगा S11 माइनस S11 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा 10, मतलब n प्रथम n पदों का योग में प्रथम n माइनस 1 का योगफल अपन क्या कर दें माइनस कर दे, तो हमारे पास इसकी वैल्यू होगी an की वैल्यू होती है। ये हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला होता है। ये हमारा एग्जांपल नंबर 18 नंबर हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है हमारे पास। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 19 हमें दे रखा है 250 से 1000 तक 3 से भाज्य प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो संख्याएं हमारे पास कैसे होनी चाहिए 250 और 1000 के बीच में होनी चाहिए। उसके लिए हमें कंडीशन दे रखी है, वो संख्या कैसे होनी चाहिए 3 से भाज्य होनी चाहिए। और देखो प्राकृत संख्याएं तो हमें पता है कि प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 1 से तो स्टार्ट होती है और कहां तक चलती है अनंत तक चलती है। तो डेफिनेटली देखो इनके बीच में संख्याएं जो होंगी वो हमारे पास क्या होंगी प्राकृत संख्याएं होंगी। लेकिन हमें कंडीशन क्या दे रखी है प्राकृत संख्याएं तो होगी लेकिन 3 से क्या होनी चाहिए भाज्य होनी चाहिए। तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले एक समांतर श्रेणी ज्ञात करेंगे। तो देखो स्टार्टिंग से देखते हैं हमारे पास पहली संख्या कौन सी होगी 250 और 1000 के बीच में जो क्या होगी 3 से भाज्य होगी। तो 250 के लिए जांच करते हैं। तो देखो हमारे पास प्राकृत संख्या तो है लेकिन ये 3 से क्या नहीं है भाज्य नहीं है, तो हमारे पास प्रथम संख्या ये नहीं होगी। नेक्स्ट के लिए जांच करते हैं 251 के लिए जांच करते हैं। ये संख्या हमारे पास देखो 3 से क्या ये भी नहीं होगा, 3 8 जा 24 तो क्या होगा 251 भी नहीं होगी। 252 के लिए जांच करते हैं तो देखते हैं ये संख्या हमारे पास 3 से भाज्य है या फिर नहीं है। 3 से डिवाइड करते हैं 3 8 जा 24 और 1 2 3 4 जा 0। तो ये संख्या देखो हमारे पास क्या होगी प्रथम संख्या 252 जो हमारे पास क्या है प्राकृत संख्या भी है और 3 से क्या है पूर्ण रूप से भाज्य भी है। तो हमारे पास AP बन जाएगी यहाँ से प्राकृत संख्या। हमारे पास पहली संख्या क्या आ गई 252 और देखो यहाँ से हमारे पास अंतर कितने का देखा है 3 का, क्योंकि 3 से क्या होनी चाहिए भाज्य। तो
तो इसमें क्यों ना अपन 3 ऐड करते जाए तो हमारे पास नेक्स्ट संख्या आ जाएगी। तो हमारे पास नेक्स्ट संख्या क्या होगी 255। इसी प्रकार से आगे तक चलती जाएगी। अब अपन क्या करते हैं, एक अंतिम सी संख्या ज्ञात कर लेते हैं। अंतिम संख्या हमारे पास कौन सी होगी, जो क्या होगी 3 से भाज्य होगी। तो 1000 देखते हैं। 1000 हमारे पास प्राकृत संख्या तो है लेकिन 3 से भाज्य नहीं है। अब हमें इसके बीच में ज्ञात करनी है, नहीं कि इससे आगे। तो अपन इससे कम लेते हैं। तो देखो 919 के लिए जांच करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 3 से भाज्य होगा। 3 से कंप्लीट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो हमारे पास नेक्स्ट संख्या क्या आ गई यहाँ से 999। अब हमारे पास एपी आ गई। तो अपन यहां से कुल पदों की संख्या ज्ञात कर लें कि इनके मध्य हमारे पास कुल कितनी संख्याएं हैं जो 3 से क्या है भाज्य हैं। तो अपन हमारे पास देखो a1 की वैल्यू हमें दे रखी है 252, a2 हमारे पास कितने हैं 255 और an या फिर अपन l बोल सकते हैं अंतिम संख्या हमारे पास क्या है 999। यहां से अपन क्या कर लेंगे n कुल पदों की संख्या ज्ञात कर लेंगे कि कुल कितनी संख्याएं हैं जो 3 से क्या है भाज्य हैं। तो an समांतर श्रेणी में nवा पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है an इक्वल a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। यहां से an इक्वल a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले में अपन वैल्यू को क्या करेंगे पुट करेंगे। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी यहाँ पे 3 वैल्यू पुट करते हैं। an अंतिम पद हमारे पास क्या है 999, a प्रथम पद हमारे पास क्या है 252 प्लस इंटू n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, d हमें दे रखा है 3। यहां से ये पॉजिटिव है इस साइड में जाएगा कैसा होगा हमारे पास नेगेटिव। तो 999 माइनस 252 इक्वल n माइनस 1 इंटू क्या है 3। यहां से अपन 999 में 252 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 747 इक्वल n माइनस 1 इंटू हमारे पास 3। अब यहां से ये 3 है वो क्या है मल्टीप्लाई में है, इस साइड में जाएगा किस में जाएगा डिवाइड में। तो 747 अपॉन 3 इक्वल n माइनस 1। यहां से डिवाइड करते हैं 3 2 जा 6, यहाँ पे 1 बचेगा और 3 4 जा 12 है और 3 2 बचेगा क्या होगा 27 और 3 9 जा 27 इक्वल n माइनस 1। ये हमारे पास n माइनस 1 है, इस साइड में जाएगा कैसे हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव। तो n इक्वल 249 प्लस 1 250। तो हमारे पास 250 और 1000 के बीच में हमारे पास कुल कितनी संख्याएं हैं जो 3 से क्या होंगी भाज्य होंगी। कितनी संख्याएं हैं 250। लेकिन हमें संख्या ज्ञात नहीं करनी है, हमें क्या करना है उनका योगफल ज्ञात करना है। और योगफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है Sn इक्वल n by 2 इंटू a प्लस an। जब हमें प्रथम पद और अंतिम पद में दिया तो अपन ये फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या है 250 इक्वल 250 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास क्या है 252 और ऐड करेंगे an अंतिम पद हमारे पास क्या है 999। यहां से s 250 हमारे पास क्या होगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 इंटू इन दोनों का ऐड करेंगे 9 2 कितना हो गया 11, यहां से 1 9 5 कितना हो गया हमारे पास 14 8 की 15 1 और 9 2 11 1 कितना हो जाएगा 12। अब s 250 हमारे पास क्या हो जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे करते हैं 1251 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5 5 5 जा 25 2 5 2 जा 10 2 12 है 1 5 1 जा 5 6 2 से करेंगे 2 1 जा 2 5 2 जा 10 1 2 2 जा 4 5 2 1 जा 2 आगे करते हैं 1 5 1 जा 5 2 1 जा 2 1 यहाँ से ऐड करेंगे 5 5 2 कितना होगा 7 2 1 3 5 5 10 16 और 16 1 2 2 जा
2 कितना हो गया हमारे पास 4 1 5 और 1 कितना हो गया हमारे पास 1,56,375 और हमें ये क्या करना था, याद करना था कि 250 और 1000 के बीच में 3 से भाज्य प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इनके मध्य अपन ये देखेंगे कि कुल कितनी संख्याएं हैं जो हमारे पास 3 से क्या है भाज्य है। तो हमारे पास टोटल कितनी संख्याएं हैं 250 संख्याएं हैं जो हमारे पास 3 से क्या होंगी भाज्य होंगी। और एस एन ज्ञात करना है, इनका योगफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल एन बाई 2 इंटू टी प्लस ए एन। इसमें अपन क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे, एस 215 की वैल्यू हमारे पास निकल गई। ये क्या होगा 1,56,375। ये हमारा एग्जांपल नंबर 19 नंबर क्या हो गया कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 20 के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास एक्सरसाइज 5 का लास्ट क्या हमारे पास एग्जांपल है। इसके बाद में हमारी एक्सरसाइज है वो क्या हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी। कल की क्लास में अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। देखो एग्जांपल नंबर 20 में हमें दे रखा है एक सीढ़ी के क्रमांक डंडे ब्रश पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई हमारे पास कितनी है 45 सेंटीमीटर और सबसे ऊपरी डंडे की लंबाई हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2.5 मीटर हो तो डंडों को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। देखो हमारे पास ये क्या है एक सीढ़ी बनी हुई है और ये सीढ़ी इस प्रकार से बनी हुई है कि सबसे जो निचली डंडा है और सबसे ऊपरी डंडा एक समान रूप से क्या होती जा रही है घटती जा रही है। जैसे यहाँ पे कितना है 45 सेंटीमीटर, तो इसे जस्ट अगला जैसे मान लीजिए 5 का अंतर है तो कितना होगा 40 से 35 इसी प्रकार से हमारे एक समान रूप से क्या होती जा रही है घटती जा रही है। तो देखो हमें क्या करना है कि इस सीढ़ी को बनाने के लिए कुल कितनी लकड़ी की हमें आवश्यकता होगी, मतलब इन डंडों को यदि अपन इसमें क्या करते जाए जोड़ते जाए तो हमारे पास कितनी लंबाई की लकड़ी होगी इस सीढ़ी को बनाने के लिए। तो देखो क्या करते हैं इनके मध्य की दूरी हमें देखी है 25 सेंटीमीटर है कि प्रत्येक का गैप वो कितने का है 25 सेंटीमीटर का। सबसे निचली जो डंडे हैं उसकी लंबाई हमें कितनी दे रखी है 45 सेंटीमीटर और सबसे ऊपरी वाले डंडे की लंबाई हमारे पास कितनी है 25 सेंटीमीटर। इन दोनों के मध्य की दूरी हमें कितनी दे रखी है जो सबसे ऊपरी डंडा है और सबसे निचले डंडा है इन दोनों के मध्य की हमें दूरी कितनी दे रखी है 2.5 मीटर 2.5 मीटर। और दो डंडे लगे हैं जैसे मान लीजिए ये हमारे पास निचला है इसके जस्ट अगले वाले डंडे को लगाने के लिए कितनी दूरी है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। इनके मध्य गैप हमारे पास कितना है 25 सेंटीमीटर। तो देखो यहां से अपन A1 45 को मान सकते हैं या फिर 25 को। तो हमारे पास A1 कितना है यहां से 25 और D सारवा अंतर सबसे देखो सारवा अंतर कितने का है 25 सेंटीमीटर का और AN या फिर N अपन बोल सकते हैं सबसे निचली या फिर सबसे लास्ट कितना हमारे पास 45 सेंटीमीटर। अब हमारे पास यहाँ पे क्या नहीं है N की वैल्यू नहीं है, अपन यहाँ से N की वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते। तो देखो इनके मध्य हमारे पास कुल कितनी दूरी दे रखी है 2.5 मीटर और एक के बीच की दूरी हमें क्या दे रखी है 2 के मध्य का हमें गैप कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो अपन यहां से क्या निकाल सकते हैं कुल डंडों की संख्या, कुल डंडों की संख्या क्योंकि हमें दे रखा है कि कुल कितनी लंबाई हमारे पास 2.5 मीटर है और प्रत्येक का गैप हमारे पास कितना है 25। तो इनके मध्य हमारे पास कुल कितने डंडे होंगे। तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे देखो डंडे की लंबाई डंडों की संख्या डंडों की संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी देखो कुल दूरी में से एक के मध्य की दूरी का ऊपर क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी कुल डंडों की संख्या। तो देखो हमारे पास कैसे होगा हमारे पास ये मीटर में है जबकि हमारे पास कितने है सेंटीमीटर। तो हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो देखो 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर तो 2.5 मीटर में हमारे पास कितना होगा 250 सेंटीमीटर। कितना होगा 250 सेंटीमीटर। तो हमारे पास देखो डंडों की संख्या क्या हो जाएगी 250/25 और प्लस अब यहाँ पे देखो +1 क्यों किया है जैसे हमारे पास देखो कितने डंडे हैं 4 डंडे देखे हैं और इनका गैप हमें कितना दे रखा है 30 दे रखा है।
तो यहाँ पे इन दोनों की हमारे पास टोटल लंबाई कितनी देखिए 30। इनके मध्य का गैप हमारे पास जैसे 10 10 का है, 10 10 का। हम डंडों की संख्या ज्ञात करेंगे तो देखो कितना होगा 13/10 कितना होगा 3। लेकिन हमारे पास डंडे यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 है, जबकि यहाँ पे हमारे पास कितने हैं 3। तो इसमें देखो ये पहले वाला और लास्ट वाला क्या होता है, इसमें ऐड होती है, इसलिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे 1 को ऐड करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा 1 ऐड होगा। तो देखो हमारे पास डंडों की संख्या कितनी हो जाएगी कुल, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 + 1 इक्वल क्या हो जाएगा 11। इसमें हमारे पास कुल कितने डंडे लगे हुए हैं 11 डंडे। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 11। अब हमें ज्ञात क्या करना है कि इसको बनाने के लिए हमारे पास कुल कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। तो इसको अपन जैसे हमारे पास 11 डंडे लगे हुए हैं, इन सबको अपन क्या करते जाए जोड़ते जाए तो हमारे पास टोटल क्या हो जाएगी लंबाई। मतलब यहाँ पे हम क्या ज्ञात कर ले S11 टोटल योग होता है ना, तो इसमें भी क्या हो जाएगा हमारे पास टोटल कुल लकड़ी की लंबाई आ जाएगी। तो Sn के लिए हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला n/2 × a + 1। यहां से S11 हमारे पास क्या होगा 11/2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 25 + 45 an अंतिम। अब यहां से आगे सॉल्व करते हैं तो S11 हमारे पास क्या होगा 11/2 इंटू 25 में 45 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 17 और डिवाइड कर देंगे इसको 35। S11 क्या हो जाएगा 11 इंटू 35 मल्टीप्लाई करते हैं 35 × 35 3 बचेगा ऐसे 35 × 35 3 ऐड करेंगे 38। तो हमारे पास कुल कितनी लंबाई की लकड़ी की आवश्यकता होगी 385 सेंटीमीटर, या फिर अपन बोल सकते हैं सेंटीमीटर को किस में चेंज कर ले मीटर में। तो क्या हो जाएगा S11 इक्वल, तो S11 इक्वल क्या हो जाएगा 3.85 मीटर। तो उसे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो इसके लिए हमारे पास कुल कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी 3.85 मीटर की लंबाई की आवश्यकता होगी। और हमें ये पूछा था कि इस सीढ़ी को बनाने के लिए हमारे पास कुल कितनी लंबाई की लकड़ी की आवश्यकता होगी। देखो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना है कि हमें एक सीढ़ी दे रखी है, वो इस प्रकार से दे रखी है कि जो निचले डंडे की लंबाई है और वो ऊपर तक ऐसे जाते जाते क्या होगी उन डंडों का जो गैप हो क्या होता जा रहा है कम होता जा रहा है। और जो फर्स्ट डंडा हमारे पास है और सेकंड डंडा पर लगाएंगे तो उनके मध्य की बीच की दूरी भी हमें कितनी गैप पे लगाना है 25 सेंटीमीटर पे। तो अपन सबसे पहले क्या कर लेंगे यहाँ से कुल डंडों की संख्या याद कर लेंगे। इसमें यहाँ पे 1 क्यों ऐड किया है क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे पास कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो इसमें एक ये शामिल नहीं होगा बल्कि ये भी क्या होना चाहिए शामिल होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे दिखाया था कि हमारे पास जैसे ये 4 डंडे हैं और इनके कुल हमें इनके मध्य की दूरी देख के यहाँ से यहाँ तक की 30 और इनके मध्य का गैप हमारे पास कितना है 10। तो यहाँ से देखो संख्या ज्ञात करेंगे तो क्या करते हैं 13/10 क्या होगा 3। लेकिन इसमें देखो यहाँ पे डंडों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 कितनी है 4। तो इसमें क्या होगा हमेशा ये क्या करेंगे अपन ऐड करेंगे। n की वैल्यू आ गई, हमें कुल लंबाई याद करनी है तो क्यों ना अपन क्या कर ले Sn क्या होता है योगफल। और ये भी हमारे पास एक समांतर श्रेणी के तौर पे देखें तो हमारे पास क्या हो रही है एक समांतर श्रेणी, इसके लिए अपन क्या कर लेंगे योग। तो हमारे पास कुल लकड़ी की क्या हो जाएगी लंबाई आ जाएगी कि हमें कुल कितनी लंबाई की आवश्यकता पड़ेगी, कितनी लंबाई की लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारे पास कितना होगा 3.85 मीटर की लंबाई की लकड़ी की हमें आवश्यकता पड़ेगी। आज के लिखने काफी है, ये हमारी एक्सरसाइज 5 अब हमारी क्या हो गया है कंप्लीट हो चुकी है। कल की क्लास में अपन न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।